चलो ये टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं। अपना टॉपिक अभी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर, देखो ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बेस है क्योंकि इसी से तुम्हें समझ आएगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, एक साथ रीड करना है। तो अपना अभी का टॉपिक जो है ना वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अगर हम ह्यूमन को एक स्पीसीज काउंट करें, सारे ह्यूमन को एक स्पीसीज, ठीक है, सारे डॉग्स को एक स्पीसीज, सारे कैट को एक स्पीसीज काउंट करें ना, तो भी इस अर्थ पे अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा है और ऐसा एस्टिमेट है ना, ये बहुत कम है। जितना टोटल स्पीसीज है ना उसके बहुत कम परसेंटेज ये है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बायो मतलब बायोलॉजिकली, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के स्पीसीज इस अर्थ पे हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये ना IUCN का डेटा है जिसमें कि बताया गया 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। मिलियन मतलब क्या, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख। मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 17 to 18 लाख मतलब स्पीसीज है टोटल अपने पास। स्पीसीज का डेफिनेशन ना अर्नेस्ट मेयर नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम। और ये ना फर्स्ट टाइम नहीं दिया था, उनका ना मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसको देखते हैं। स्पीसीज का मतलब ये होता है ना, ऐसे ग्रुप, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में ना मैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उससे ऑफस्प्रिंग भी मतलब होता है। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो आपस में मैटिंग कर सकता है, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है और ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इसलिए ना, ये आगे समझ आएगा, अभी देखते हैं। अगर दो इंडिविजुअल, अगर स्पीसीज का मतलब होता है कि बहुत ही क्लोज रिलेटेड, अगर बहुत क्लोजली रिलेटेड है और वो आपस में इंटरब्रीड कर रहा है, मतलब आपस में रिप्रोडक्शन अगर कर पा रहा है और उसके जो प्रोडक्ट हो रहा है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो रहा है, तो उसको स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, अपने पास बहुत सारे स्पीसीज है। इतने सारे स्पीसीज को एक साथ डिस्कस करना, एक साथ रीड करना बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, स्पीसीज को पहले हम नेम करते हैं, है ना। हर स्पीसीज का अलग अलग नेम होगा, बट नेम करने से पहले, किसी भी चीज़ को नेम करने से पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन अपना पहला प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं उस स्पीसीज का कि इसका डिटेल ऐसे है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्योंकि देखो ये अर्थ ना बहुत बड़ा है, तो जैसे इंडिया में जिस चीज़ को हम नोमेनक्लेचर करें, जैसे इंडिया में अगर हम आम को आम बोलते हैं तो फिर इंग्लैंड में उसको कुछ अलग बोलते होंगे, किसी इंडिया के अलग रीजन में कुछ अलग बोलते होंगे, है ना। ये तो होता ही है। तो हर जगह, जैसे कि मान लो इसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमारे पास ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, नोमेनक्लेचर देता है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग। तो ICBN क्या करता है, जितने भी प्लांट है ना उसका नेम वो करता है अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से, इन द सेंस कि कुछ रूल्स है, कुछ सेट्स ऑफ रूल है, उसके हिसाब से ICBN क्या करता है, सारे प्लांट को नेमिंग करता है। उसी तरह अपने पास जो भी, ये तो बॉटनी का हो गया प्लांट के लिए, अब एनिमल के लिए भी तो चाहिए ना। एनिमल के लिए है अपने पास ICZN जो होता है ना वो एनिमल के लिए बेसिकली क्या करता है, एनिमल के लिए नेमिंग करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी के हिसाब से ICBN अपने लिए प्लांट के लिए हो गया। ICZN जो है ना, ZN इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो IC से इंटरनेशनल कोड ही होगा हर जगह। NB है यहाँ पे, NB का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और NCP नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। VCN ना ये होता है वायरल क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। प्लीज़ इसको याद रखना, ये सब क्या करता है ना, नेमिंग करता है इन सब का। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये जो नेमिंग करता है ना, तो उसका जो नेमिंग का मेन प्रिंसिपल है ना वो ये होना चाहिए कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कि अर्थ पे हर जगह वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना। तो नेमिंग के लिए ना इसमें साइंटिफिक नेम हमने यूज़ किया। साइंटिफिक नेम में क्या होता है, 2 पार्ट होता है, ध्यान से सुनना। साइंटिफिक नेम में ना 2 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो अगला पार्ट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज एपिथेट। ठीक है, 2 पार्ट होता है साइंटिफिक नेम में, पहला पार्ट जेनेरिक नेम, अगला जो है वो स्पीसीज एपिथेट। समझ में आ गया यहाँ तक? क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर, क्योंकि 2 पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और कार्ल लिनियस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में स्टार्टिंग किया था।
समझ में यहाँ तक आ गया। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे मैंगो है, मैंगो तो इंग्लिश नेम है ना, बट इसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो क्या होगा, 2 वर्ड का होगा, है ना। तो पहला वर्ड जो है ना वो मैंगीफेरा है, अगला इंडिका है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके कुछ ना रूल्स होते हैं लिखने के, साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हर मतलब अल्टरनेट ईयर पे साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ध्यान से, इस रूल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले, इस वर्ल्ड में ना जैसे संस्कृत है अपने पास इंडिया में, उसी तरह ना पहले लैटिन लैंग्वेज था, बट लैटिन लैंग्वेज जो हुआ ना, अब क्या हुआ, वो लैटिन लैंग्वेज डेड हो गया बिल्कुल से, लैटिन कोई यूज़ नहीं करता लैंग्वेज। तो इसलिए जो चीज़ डेड है वो चीज़ स्टेबल है ना। जैसे हिंदी है, हिंदी के इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब क्या है ना, अभी मतलब अभी चल रहा है, हम लोग लैंग्वेज भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, नए वर्ड्स ऐड करेंगे, कोई वर्ड को हम तोड़ मरोड़ के यूज करेंगे, बट जो लैंग्वेज डेड है ना उसमें जो एज इट इज है वही रहेगा। तो लैटिन लैंग्वेज क्योंकि डेड लैंग्वेज हो चुका है, और कभी साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब साइंटिस्ट के बीचों में लैटिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इसलिए सारे साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज रखा जाता है ताकि वो कभी चेंज ना हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो लैटिन नेम में लिखा जाता है और उसको इटलाइज किया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने ना ये जैसे लिखा, ये अभिषेक लिखा, ठीक, बट इसी को मैं ऐसे लिख दूँ ना, ऐसे करके, ऐसे मतलब हल्का सा एंगुलेटेड करके, तो उसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ तक आ गया। जैसे ये इटैलिक में लिखा हुआ, इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है। इटैलिक में क्या होता है, हल्का सा उसको टिल्ट कर देते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम है ना वो लैटिन से डिराइव्ड है, लैटिन से डिराइव्ड है, या फिर उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है। अगर जैसे इंडिया, ये ना मैंगीफेरा इंडिका में ये जो इंडिका है ना, ये इंडिया से आया है, क्योंकि जो मैंगो का प्लांट होता है मेनली इंडिया में होता है, तो मैंगीफेरा इंडिया होना चाहिए था, बट इंडिया का नेम तो कुछ चेंज हो सकता है, तो इसीलिए इसको लैटिनाइज करने के लिए इंडिका कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इंडिका कर दिया। तो बायोलॉजिकल नेम किस में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, और उसको इटलाइज कर दिया जाता है। जब हम प्रिंट करते हैं ना तो उसको इटलाइज कर दिया जाता है। अगर मान लो कि जो बायोलॉजिकल नेम है ना, अगर वो लैटिन वर्ड का नहीं है तो उसको हम लोग लैटिनाइज करते हैं। लैटिनाइज करने का मतलब क्या होता है, उसको लैटिन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में यहाँ तक आ गया। अब बायोलॉजिकल वर्ड ना, तो उसमें पहला जो पार्ट होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, अगला पार्ट जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। 2 पार्ट, पहला जीनस को, अगला स्पीसीज को, ठीक है। देखो अब जो दोनों वर्ड है ना बायोलॉजिकल नेम का, अगर उसको हम हैंड रिटन कर रहे हैं, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम इटलाइज नहीं कर सकते, उसको टिल्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, दोनों को सेपरेटली, जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग सेपरेटली हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। समझ में यहाँ तक आ गया। और ध्यान से सुनना, जो जीनस वाला पार्ट है ना ये कैपिटल में होता है, उसके बाद फिर ये वाला स्मॉल में स्टार्ट होता है। जो स्पीसीज वाला पार्ट है ना वो स्मॉल में स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक जो जीनस का पहला वर्ड है ना वो कैपिटल लेटर में रहता है, उसके अलावा सारा स्मॉल में रहता है। तो जैसे मैंगीफेरा इंडिका देखो यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझना, 2 पार्ट है इसका, जीनस वाला पार्ट जो कैपिटल है और फिर स्पीसीज वाला पार्ट स्मॉल है। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि इसको हमने क्या किया, प्रिंट किया, इसलिए इसको इटलाइज कर दिया। बट अगर मान लो इसको हम रिटन लैंग्वेज में लिखते तो क्या करते, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। बट इसी में ना आगे एक ऐड किया गया कि जो साइंटिस्ट उसके बारे में डिस्क्राइब किया है ना उसके नेम को लिख सकते हैं। जैसे ना मैंगीफेरा इंडिका के बारे में लिनियस ने बेसिकली इसको डिस्क्राइब किया था, तो लिनियस के लिए ना LINN यूज़ कर सकते हैं साइंटिस्ट का नेम जो है ना, बट इसको लैटिनाइज नहीं करेंगे, ना इटलाइज कर देंगे, इसको नॉर्मली लिखेंगे, बस साइंटिस्ट का नेम लिख देंगे। समझ में यहाँ तक आ गया। तो अगर मैं मैंगीफेरा इंडिका का अगर मैं फुल नेम पूछूँ तो क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका लिन। समझ में यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इतने ज़्यादा 18-20 लाख स्पीसीज़ है, तो उसको हम क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्लासीफाई कर लेंगे ना बहुत ईजिली हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है ना उसमें क्या करते हैं, हम ग्रुप करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज है ना, इसको ग्रुप कर देंगे ताकि जो इसके सिमिलर फीचर होते हैं ना वो हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो ये जो ग्रुप करने का जो मतलब एक ग्रुप में डिवाइड किया है ना, हर एक ग्रुप को एक कैटेगरी बोला जाता है। हर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, एक कैटेगरी बोला जाता है, और कैटेगरी का साइंटिफिक नेम होता है टेक्सा। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना अपने पास उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हर एक ग्रुप का ना को हम कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप को कैटेगरी बोलते हैं, और कैटेगरी का साइंटिफिक नेम होता है टेक्सा। क्योंकि हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन का जो मतलब साइंस होता है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। यहाँ तक हर एक ग्रुप को टेक्सा
और क्योंकि हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन का जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। हर एक कैटेगरी को टेक्सा बोला जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम जो मतलब हर एक जो बहुत सारी कैटेगरी को यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, इसलिए इसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक होता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं ना कि हम जो भी स्पेसीज है ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी है। जैसे एरिस्टोटल ने किया था कि प्लांट को तो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे कैसे, प्लांट में ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स, वो बस बाहर से देख के, उसके हाइट को देख के। तो ये क्या है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी है। क्या ये क्लासिकल टेक्सोनॉमी है। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ना हम लोग एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर भी हम लोग लेते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल फीचर तो चेंज हो सकता है ना, कोई जैसे कि अगर मान लो हम ह्यूमन को ही लेते हैं तो एवरेज साइज हम कितना लेंगे, 5 फीट। बट कोई ह्यूमन तो 1-2 फीट का भी तो होता है ना, कोई 8 फीट का भी होता है, मतलब 6-7 फीट का भी होता है। तो क्योंकि एक्सटर्नल फीचर ना बहुत ईजिली इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हम एक्सटर्नल फीचर को, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को नहीं ले सकते क्लासीफाई करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दोनों को लिया क्लासीफाई करने के लिए। समझिए यहाँ तक आ गया। तो इंटरनल फीचर में ना हमने क्या क्या लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, एनिमल का सेल अलग, प्लांट का सेल अलग, तो इन दोनों को अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब, ठीक है। तो इन सब को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि अब एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ, एक्सटर्नल फीचर किसका पार्ट था, क्लासिकल टेक्सोनॉमी का पार्ट था। क्योंकि एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड किए, इंटरनल फीचर ऐड किया, बायोकेमिकल फीचर ऐड किया। तो इनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्लासिकल टेक्सोनॉमी देखा, और क्या देखा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी देखा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। देखो अभी हमने क्या देखा, क्लासीफाई करने का टेक्निक देखा जिसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, बट आइडेंटिफाई करने से पहले भी तो हम उसका कैरेक्टर बताएंगे ना कि वो ऐसा दिखता है, ऐसा है, तब उसको हम आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मान लो कि उसके फोर लेग्स है, उसके बाद फिर जैसे मान लो 4 लेग्स है और वो पानी में भी रहता है और अर्थ पे भी रहता है, ग्रीन कलर का होता है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहले उसके सारे फीचर्स बताएंगे, है ना, पहले उसके पूरा कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये फ्रॉग हो सकता है। तो पहले हम कैरेक्टराइज करते हैं, पहले उसका कैरेक्टर बताते हैं कि ऐसा देखने में है, ऐसा उसका काम है, पहले कैरेक्टर बताते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये फ्रॉग हो सकता है। जब हमने फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है यहाँ तक। फिर उसको क्लासीफाई करते हैं किस कैटेगरी में रखा जाए। क्लासीफाई करने के बाद फिर उसको नेम करते हैं कि हाँ इस कैटेगरी में ये आ गया स्पीसीज, तो इसका नेम ये होना चाहिए। तो क्या क्या सीक्वेंस हो गया, पहला आइडेंटिफिकेशन, नो, पहला कैरेक्टराइजेशन, पहले कैरेक्टर बताओ फिर आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करो, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्लासीफाई करो, क्लासीफाई करने के बाद नोमेनक्लेचर करो। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में इसको याद रखना है। समझ में यहाँ तक आ गया, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, टेक्सोनॉमी में हमने क्या देखा, मॉडर्न देखा और क्लासिकल टेक्सोनॉमी देखा। बट इसमें ना टेक्सोनॉमी हमने जेनेटिक मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कैसे इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ये कैसे इवॉल्व हुआ है। तो हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है यहाँ तक। तो अगर टेक्सोनॉमी के साथ मतलब जैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, प्लस अगर हम ये भी डिटेल में देख रहे हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे किससे बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, हल्का सा हाइयर है टेक्सोनॉमी से, जिसमें कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करते हैं। समझ में यहाँ तक आ गया। जो सिस्टमैटिक्स है ना, सिस्टमैटिक्स का मतलब यहाँ जो है ना, तो ये समझ में आ गया सिस्टमैटिक्स। तो ये सिस्टमैटिक्स जो है ना, ये नेम कहाँ से आया, ये ना लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम होता है सिस्टेमा। सिस्टेमा से ये सिस्टमैटिक्स आया। सिस्टमा इसलिए आया ना, सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और लिनियस, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिस्टमैटिक्स कहाँ से आया, सिस्टमा से आया लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिनियस ने ना, कार्ल्स लिनियस ने बहुत ज़्यादा मतलब इस पर वर्क किया है क्लासिफिकेशन पे। तो कार्ल्स लिनियस ने ना एक पेपर रिलीज किया था, बेसिकली रिसर्च पेपर था उनका, क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरे,
ठीक है। सिस्टमा नेचुरे के नाम से उनका ना एक पब्लिकेशन भी था। तो ये पूछा जा सकता है कि इसके राइटर कौन है, सिस्टमा नेचुरे के राइटर कौन है, तो कौन होगा, ऑथर ऐसे पूछा जाता है, ऑथर कौन है, तो कार्ल लिनियस। अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस 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 फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप को हम लोग टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स बोलते हैं।